धन्य होते हैं वो माता पिता और गुरु कि एक शिशु को देखकर ही ऐसा नामकरण उसका कर देते हैं जिसका आने वाले भविष्य से कुछ न कुछ जुड़ा होता है, और वह नाम एक ऐसा हो जाता है कि दुनिया के सामने साकार कर देता है। एक ऐसी ही शख्सियत की धनी डॉक्टर चंचल सिंह चौहान जी से आज रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इन्होंने मानव सेवा में कब प्रेरित होकर उच्च शिक्षा के बाद में इस ओर कदम रखा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके भेड़ाघाट टॉप न्यूज़ जो चैनल है इसके सभी दर्शकों को राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं भेड़ाघाट न्यूज़ को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप इस सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों की बातों को आगे तक पहुंचाना और सामाजिक क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, जैसा कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम महज एक इंसान हैं। जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, वो हम कोशिश करते हैं। हमारा पेशा ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को, मरीज को बचाने की, उसको जान देने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए लोग भगवान कहते हैं, लेकिन हम इंसान ही हैं। जैसा कि महोदय ने मुझसे पूछा कि मेरा रुझान इस फील्ड में कब हुआ, मुझे आज भी याद है कि मैं मुंबई में था, मेरी हायर स्टडीज चल रही थी। पढ़ाई करने के बाद मैं आर्मी में जाना चाहता था। सिक्योरिटी फील्ड जो थी, सिक्योरिटी सर्विसेज जो फील्ड था, उस तरफ मेरा रुझान हुआ करता था। मैं आर्मी की तरफ जाना चाहता था। एक दिन मेरे पिताजी आए, मुझसे पूछे, बेटा मैं बचपन से चाहता था कि तू डॉक्टर बने, तू समाज सेवा में जाए, मानव सेवा में जाए, और मेरे पास एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए कि तुम चाहो तो डॉक्टर बन सकते हो। ये ऐसा समय है कि तुम डॉक्टर की तरफ जा सकते हो। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा नौकरी करना और डॉक्टरी करना दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, डॉक्टरी की तरफ क्यों जाना चाहिए? तब मेरे पिताजी ने मुझे बेसिकली इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ने का राह जो है उसको दिखाया मुझे। उन्होंने मुझे समझाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस में रह के, आर्मी में रह के मैं क्या सेवा कर सकता हूँ और डॉक्टर बन के क्या सेवा कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर मैंने जबलपुर का रुख किया। यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बैचलर्स कंप्लीट किया। इसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन की डिग्री मैंने पुणे से ली, और अभी कम्युनिटी मेडिसिन का कोर्स जो रनिंग चल रहा है मेरा, वो भी मैं कर ही रहा हूँ। हर मंजिल आसान नहीं होती है। स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसे मोड़ आए होंगे जो आज भी आपको याद हैं। उनसे आपको क्या सबक मिला और उसके आपके अनुभव कैसे रहे, आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं, कुछ कटु अनुभव रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अच्छे अनुभव रहे हैं। बहुत सारे अनुभव जो रहते हैं ज़िंदगी के लिए एक सीख दे जाते हैं। जैसा कि इंटर्न पीरियड में मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि बेटे, अगर किसी मरीज की असली बीमारी को या बीमारी की जड़ को समझना है तो उसकी भाषा को समझना सीखो। और ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम सबक था, और उसी चीज़ को मैं आज फॉलो करता हूँ। मैं मरीज से उसकी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ, उसके दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ। और मेरे हिसाब से ये ज़िंदगी का हर डॉक्टर का सबसे अहम सीख यही होती है कि वो मरीज को समझ पाए। और मेरे कॉलेज लाइफ से, मेरे स्टूडेंट लाइफ से मुझे यही सबसे बड़ी सीख मिली थी कि अगर मुझे मरीज को समझना है तो उसकी भाषा और उसके फीलिंग्स को समझना होगा, तब जाके मैं मरीज की बीमारी को समझ पाऊँगा। प्रायः हर डॉक्टर अपने मरीजों को हर सुविधाएं, दवाइयाँ और समय देता है। आप भी देते होंगे, बेशक हम मानते हैं, परंतु हम देखते हैं कि कुछ ही समय में लोगों का आपके प्रति एक अटूट विश्वास बनता जा रहा है, अटूट श्रद्धा बनी हुई है। एक विश्वास रखते हैं लोग कि हमको कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाएगी तो हमारे लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इनको आप किस प्रकार से एडजस्ट कर पाते हैं, और इन मरीजों के प्रति, हमारे क्षेत्र के मरीजों के प्रति आपकी क्या योजनाएं हैं और आप उनका किस प्रकार से अभी निर्वाह कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो मरीज पहुंच रहे हैं वो हर तबके से पहुंचते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अच्छे पैसे वाला होता है। सभी का इलाज मैं एक समान पद्धति से करता हूं। अगर फीस नहीं है कोई बात नहीं, तो भी मैं इलाज करूंगा। अगर आपके पास फीस है तो भी मैं इलाज करूंगा। जो मुख्य सुविधाओं की बात करूं तो आप मेरे पास
किसी भी प्रकार की बीमारी के परामर्श के लिए आ सकते हैं। मैं आपको उचित परामर्श जो हो सकेगा दूंगा, जो मेरे लायक होगा वो मैं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास या किसी अन्य डॉक्टर के पास भेजना है तो मैं बाकायदा आपको मार्गदर्शन दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके आपको दिखाना है, आपको इनसे बात करनी है। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करता रहा हूँ यहाँ पे कि मरीज का कम से कम पैसे में इलाज हो सके। मेरे दवाखाने पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें मूलभूत बेसिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारियां जो है आपको मिलेंगी। आपको एक प्राथमिक उपचार मिलेगा। आपको आकस्मिक कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है, हार्ट अटैक है, लकवा है, उससे रिलेटेड आपको काउंसलिंग मिलेगी, उससे रिलेटेड आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इमरजेंसी मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलेंगी और इलाज मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रविवार और शनिवार के दिन आके देख सकते हैं। रविवार शनिवार के दिन आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपसे। यहाँ पे दवाइयों पे भी आपको जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद की जाएगी। घाट की क्लिनिक में मैं सवेरे 11 बजे से शाम को 4 बजे तक बैठता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आपको कभी भी किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे उपलब्ध रहूँगा। अगर मैं आसपास के क्षेत्र में मौजूद हूँगा तो मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ या मुझे आने में समय लगता है तो मैं आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। कई बार लोगों में एक भ्रांति आ जाती है कि डॉक्टर साहब रिफ़र कर रहे हैं मतलब कमीशन कमा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक बात ये होती है कि मैं अकेला हर फील्ड का डॉक्टर नहीं हो सकता। तो मेरा काम मैं करूँगा और जो भी अगला काम होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी मरीज को डेंगू हुआ है तो अब डेंगू का इलाज तो मैं तुरंत नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी सी क्लिनिक पे ये सारी व्यवस्थाएं तो होंगी नहीं, इसलिए मरीज को आगे भेजना, हायर सेंटर में भेजना जरूरी हो जाता है। तो वहाँ पर भी मैं आपकी मदद करूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की आपकी कोशिश करूँगा। 24 घंटे यहाँ पे क्लिनिक पे मेरा नंबर उपलब्ध रहता है। आप यहाँ से नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। रात में 3 बजे भी आप कॉल करेंगे तो बाकायदा मैं कॉल अटेंड करूँगा और आपको जो भी उचित होगा वो मार्गदर्शन दूंगा। आपका पेशा ऐसा है कि यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं। क्या कभी आपको ऐसा कभी कोई मोड़ आया कि जिस हिसाब से उस व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, जितने पैसे लगना चाहिए, और वह व्यक्ति संपन्न नहीं है, तो क्या कभी ऐसी मोड़ आए आपके सामने, आपने उस पर कोई मदद की, या कभी ऐसा कोई माजरा आपको समझ में आया और उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, ये सच्चाई है कि हर मरीज संपन्न नहीं होता, और जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पे अधिकतर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के लोग हैं जिनके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे उपलब्ध हो। डेली टू डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि मरीज आता है, उनके पास पैसे नहीं होते, दवाइयों के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को हायर सेंटर भेजने की ज़रूरत होती है, तो भारत सरकार का एक उपक्रम है आयुष्मान योजना, इसके तहत कई अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है। तो मैं ऐसे मरीज जो कि गरीब हैं, जो इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, जिनको मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों में, हायर सेंटर्स में भेजने की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों को मैं उन अस्पतालों के बारे में बताता हूं जहां पे आयुष्मान योजना के कार्ड के थ्रू इलाज हो जाता है। बल्कि खुद भी वहां के डॉक्टर से, वहां के मैनेजमेंट से बात करके ऐसे मरीजों को वहां भर्ती करवा के इलाज करवाने की कोशिश करता हूं, और स्वयं भी जाके ऐसे मरीजों को उन अस्पतालों में जाके देख भी आता हूं कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनको सब कुछ दवाइयाँ सही समय पर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं उनकी। अगर कभी किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो जो मुझसे हो पड़ता है मैं मदद कर देता हूँ। ये कार्य के दौरान आपके दवाखाने में कभी ऐसा कोई वाकया आया जिसमें कोई बच्चा, कोई माँ या कोई भाई बीमार रहा हो और अगला आदमी के पास में चिकित्सा कराने की कोई खास व्यवस्था नहीं, कहा जाए तो 150 रुपये के लाए, और उस मरीज को ठीक करने में हज़ारों रुपयों की आवश्यकता हो, तो उसको आपने किस प्रकार से एडजस्ट किया? क्या कभी ऐसा कोई मोड़ आया? ऐसे तो कई मोड़ आते हैं, और यहाँ डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार लोग आते हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती। एक वाकया मुझे याद है, मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि एक मजबूर माँ कई बार बोल नहीं पाती, पति शराबी, माँ घर में काम करने वाली, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, वो मेरे पास लेके आए। उस मरीज को बाहर हायर सेंटर में भेजने की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस औरत को देख के ऐसा लग रहा था कि वो खर्चा ना उठा पाएगी, ना तो उनके पास आयुष्मान कार्ड था, ना भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जिसके थ्रू उनको सरकारी मदद मिल पाती।
और मेडिकल कॉलेज जाने से वो डर रही थी। उनकी आंखों के भाव समझ के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने अपने सीनियर से बात की, आउट ऑफ टर्न जाके, जो मेरा काम नहीं था वो भी मैंने उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, उसको दवाई देना ज़रूरी है और मैं उस चीज़ के लिए अथराइज नहीं हूँ और वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पाएगी, उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा नहीं पाएगी, तो कुछ मदद कर सकते हैं क्या? अगर आप उस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर दें, मुझे बता दें तो मैं उसका इलाज कर पाऊँ। तो जिनसे मैंने बात की थी एमडी मेडिसिन, उनने मुझे तुरंत इलाज बताया कि बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये कर लीजिए आप, ये कर लो, बाकी टेंशन मत लो, जब भी कोई ज़रूरत हो तो मैं हूँ, तुम मुझे फ़ोन लगा लेना। मैंने उस माँ के बच्चे को इलाज दिया। इलाज देने के बाद उस माँ ने मेरे से हाथ जोड़ा, बोला डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए उससे यही कहा कि माए मुझे पता है, तू चिंता ना कर, तेरे पास पैसे नहीं है तो उससे कोई दवाई के पैसे नहीं मांगेगा, तो उससे कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, बस तू अपने बच्चे को ये समय समय पर दवाइयाँ देती रहना और ठीक हो जाए तो मुझे एक बार बता देना। 5-6 दिन वो महिला नहीं आई, मुझे लगा कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं आई, लेकिन 10-1 दिन बाद वो वापस लौट के आई और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, पैसे लेके आई थी। मैंने उससे पूछा माई कहीं से मांग के तो नहीं लाई? वो बोलती है नहीं डॉक्टर साहब, हम जो हमको तनख्वाह मिली हम उससे लेके आए हैं, तो उससे दवाइयों के पैसे लिए, जो दवाइयों के पैसे लगे थे, बाकी फीस वगैरह नहीं ली मैंने, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं थी। जो उसकी मुस्कुराहट और उसकी जो खुशी थी, जो उसके मन से आशीर्वाद निकला मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत था। ईश्वर किसी न किसी तरीके से मुझे वो पैसे देगा, नहीं भी देगा तो मुझे वो देगा जो मुझे खुश रखेगा। पैसा तो आना जाना है, पैसा आता रहेगा, मिलता रहेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो उस माँ के चेहरे की खुशी थी, उस खुशी को देखने के बाद जो आत्मीयता, जो खुशी का, आनंद का अनुभव मुझे हुआ, वो रेयर चीज़ें। आपने जो मेहनत की, एक लंबे समय तक एक तपस्या की, एक मन में भाव थे मानव सेवा करने के, इसको आप किस प्रकार आगे ले जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये आपका सपना कैसे साकार हो पाएगा? मानव सेवा के भाव को लेकर जो कार्य करने की इच्छा है मेरी, अगर मुझे यहाँ के आसपास के ग्राम पंचायती जो संगठन है उनसे मुझे मदद मिलती है, तो मेरा ऐसा विचार है, मेरी इच्छा है कि मैं महीने में कम से कम एक बार उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर पाऊँ, डॉक्टर्स की टीम को बुला पाऊँ जो उनका निःशुल्क जांच करे और उनको निःशुल्क परामर्श दे पाएँ, जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हो सके वो दवाइयों को उपलब्ध कराऊँ, गरीबों की सेवा कर पाऊँ, ये मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए मुझे उम्मीद है, मुझे कोशिश में ये है मेरी कि आसपास के ग्राम पंचायती जो संरचना है उससे मुझे कुछ मदद मिल पाए, उनका सहयोग मिल पाए, ताकि मैं कैंपिंग आगे कर पाऊँ। अगर ऐसा कोई सहयोग मिलता है तो मैं हर ग्राम पंचायत में कम से कम महीने में एक बार पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करने की इच्छा रखता हूँ और उसी कोशिश में लगा भी हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मेरे लिए मानव सेवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, आपने टिप्स दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ की ओर से आप सभी देशवासियों को, समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान में जो कोविड महामारी का समय चल रहा है, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी चीज़ की सच्चाई से ज़्यादा उसके बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। आजकल लोग कोविड को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि भ्रांतियों के माया जाल में बिल्कुल ना फंसें। जो डॉक्टर कह रहा है, जो सरकार कह रही है उसे माने, मास्क को पहने, हैंड हाइजीन का पालन करें, सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। इसी के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।